I'm going to start a very important question answer of the play Hamlet by the world famous dramatist William Shakespeare। इस वीडियो में हम लोग हैमलेट प्ले के वेरी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को या टॉपिक को हिंदी में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द कॉज ऑफ हैमलेट्स डिले या द प्रॉब्लम ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन इन हैमलेट। क्या कारण होता है हैमलेट को एक्शन को स्टार्ट करने में? क्या रीज़न होता है कि हैमलेट अपने पिता की मृत्यु का बदला बहुत देर से लेते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं, जिसके कारण ये ड्रामा आगे बढ़ता है। प्रोक्रास्टिनेशन मीन्स होता है विलम्ब। हैमलेट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। Based on delay, soliloquy and procrastination, there are total 4 great tragedies: Macbeth, Othello and King Lear. But what is in Hamlet अर्थात यूनिक? नो डाउट आइडियलिज्म, डिले, soliloquy and procrastination। हैमलेट जो लिखा गया था वो 1601 ईस्वी में लिखा गया था। बहुत ही फेमस है। फेमस में से एक बहुत ही फेमस है ये विलियम शेक्सपियर का ट्रेजेडी। और विलियम शेक्सपियर का यहाँ पे बर्थ एंड डेथ लिखा है 1564 एंड 1616। और उनका जो बहुत सारे ड्रामा उन्होंने लिख रखे हैं, लेकिन उनमें से 4 बहुत ही फेमस ड्रामा हैं जो है मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर एंड हैमलेट। बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस है लेकिन हैमलेट की बात ही कुछ और है। वो बेस्ड है आइडियलिज्म पे, डिले पे, soliloquy पे एंड प्रोक्रास्टिनेशन। दिस इज़ द मेन थीम ऑफ दिस प्ले। सो मैंने इस पे वीडियो बनाया है कि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन पुटअप करेगा तो लिखने में दिक्कत नहीं होगी। द प्रॉब्लम ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन और डिले ऑफ हैमलेट in Hamlet is generally the result of his excessive idealism, for it deals with the tragical story of Hamlet. The hero, due to excessive thought, such it is the reason that stop hero to do any action, and in this way there is the problem of procrastination or delay in the play. प्रॉब्लम क्या होती है एक्शन को स्टार्ट करने में? दिस इज़ द रीज़न ऑफ एक्सेसिव आइडियलिज्म। बहुत ज़्यादा आदर्शवाद रहते हैं हैमलेट, और एक्सेसिव थॉट, बहुत ज़्यादा विचारात्मक पर्सन है, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, जिसको बोलता है ओवर थिंकिंग भी कह सकते हैं। और उसके कंपैरिजन वो काम एक्शन बहुत डिले करते हैं, सोच समझ के करते हैं, टाइम लेते हैं एक्शन को स्टार्ट करने में, जिसके वजह से उनको पिता के मृत्यु का बदला लेने में इतना टाइम होता है। जैसे प्ले बिगिन होता है, क्या यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में मैंने बताया है, एज द प्ले बिगिन्स हैमलेट इज़ द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। जैसे ही आपको पता चलता है कि हैमलेट क्या होते हैं, प्रिंस ऑफ डेनमार्क के होते हैं। लेकिन गेटिंग द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ, ही कम टू होम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। ही इज शॉक्ड टू सी दैट हिज मदर हैज़ मैरिड विथ हिज अंकल वेरी हैस्ट Claudius with very haste. Then one night his father's ghost tells him that he was murdered by Claudius. The ghost also say that to avenge his murder. क्या होता है, एक दिन जब वहाँ से वापस आते हैं हैमलेट यूनिवर्सिटी से, तो जब वो शॉक्ड हो जाते हैं अपनी माता को देख के कि उनके चाचा से इतनी जल्दी शादी कर ली, और उसके बाद वो बहुत दुखी रहते हैं। एक दिन उसी समय एक रात को जब उनके पिता की आत्मा आती है और उनको बताती है कि उनकी मृत्यु उनके भाई क्लॉडियस ने किया था राज सिंहासन पाने के लिए, और ये भी कहते हैं कि उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए अपने पुत्र से। यहाँ पे मैंने कोटेशन लिख रखा है। यू नो डैट कोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कोई भी अच्छा नंबर पाने के लिए, फॉर गेटिंग गुड मार्क्स यू नीड टू राइट कोटेशन। 3 या 4 कोटेशन यू नीड टू राइट, बहुत ज़रूरी होता है। सो मैंने लिख रखा है, ओ हॉरिबल मोस्ट हॉरिबल, इफ़ दाउ हैस्ट नेचर इन दिल बियर इट नॉट, लेट नॉट द रॉयल बेड ऑफ डेनमार्क बी अ कोच फॉर लग्जरी एंड डोमेन इंटरेस्ट।
तो ये कोटेशन यू विल लर्न दैट। एंड नेक्स्ट पैरा में क्या है, shocked Hamlet assures the ghost that he will avenge the wrong, but now the problem of procrastination in avenging his father's murder begins. All the time he thinks for the statement of ghost as a wrong one because the ghost is the symbol of evil forces. He is in complete confusion what to do or not to do. ये जो मतलब जो हैमलेट हैं बहुत ही दुखी हैं और वो कंफ्यूज भी रहते हैं कि उनके पिता का जो आत्मा होती है वो कहीं ना कहीं बुरी शक्तियों का सिंबल होता है, प्रतीक होता है। तो मैं उनकी बातें मान करके कैसे मैं मर्डर कर सकूं, और वो कुछ प्रूफ भी नहीं पाते हैं कि क्लॉडियस के थ्रू कि कैसे उनके पिता का मर्डर हुआ था, उसके लिए कोई प्रूफ भी नहीं मिलता है, कोई गवाह भी नहीं मिलता है जिससे वो मतलब बदला ले सके। इसी सोच में वो रहते हैं। नेक्स्ट कोटेशन मैंने लिख रखा है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन वेदर टाइज नोबलर इन द माइंड टू सफ़र। After a lot of thinking, Hamlet does not take the information of the ghost from granted. For this, he is not a superstitious, but as a man of reason. He arranged a play within play, acted before the king and the queen. In it, a king is murdered like Hamlet's own father. King Claudius so sign mark of guilt. Then Hamlet accept the statement of the process of killing Claudius. बहुत ज़्यादा सोचने के बाद हेमलेट उनकी बातों इनके इन्फॉर्मेशन को मानते हुए कि जैसे उनको सूचना मिली थी उनके पिता के आत्मा के द्वारा, वो सोचते हैं क्यों ना मैं एक प्ले करूं। मतलब ये तो प्ले है ही, ड्रामा तो है ही, ड्रामा के अंदर भी सोचते हैं मैं एक ड्रामा करूं बिफोर द क्वीन एंड किंग के सामने, क्लॉडियस और जर्ट्रूड के सामने, ताकि अगर वो कुछ अपराध किए रहेंगे, कुछ गलती किए रहेंगे तो उनके चेहरे पे वो रिएक्ट मतलब दिख जाएगा, साइन दिख जाएगा। तो वो ऐसा अरेंज करते हैं और जैसे ही उनके पिता की मृत्यु हुई थी वैसे ही वो सेम ड्रामा एक्टर के थ्रू करते हैं। लेकिन यहाँ पे दिख भी जाता है क्लॉडियस का सो साइन मार्क ऑफ गिल्ट। एक मतलब जब क्लॉडियस देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और घबरा जाते हैं और बीच में से ही उठ के चले जाते हैं गुस्सा के। तो यहाँ पे हेमलेट को क्या मिल जाता है, सच्चाई मतलब मिल जाती है कि ये जो भी उनके पिता की आत्मा थी वो सच बोल रही थी, और सोचते हैं कि अब सच्चाई मिल गई है, अब वो क्लॉडियस को मारने का प्लान बनाते हैं। One day Hamlet goes into the king's chamber to kill him, but he finds Claudius kneeling in prayer, so he does not kill the king lest the later uncle should go to heaven. Sometimes he thinks in his mind that his father was killed without giving him time for prayer, and so his murder could be avenged. यहाँ बताते कि avenged by killing the murderer in act of praying to God. Hamlet therefore speaks to king. यहाँ बताते हैं कि यहाँ पे जो हेमलेट हैं वो अपने चाचा के चैम्बर में जाते हैं, लेकिन क्लॉडियस क्या होते हैं, नीलिंग इन प्रेयर, मतलब वो प्रार्थना करने के लिए वो बैठे रहते हैं झुके हुए पोर्शन में। तो वहाँ पे उनको मारते नहीं हैं, कहते हैं कि सोचते हैं अगर मैं इनको यहाँ पे मार दूंगा तो होता है ना कि अगर भगवान का नाम लेते हुए आदमी मरता है तो सीधे स्वर्ग में जाता है, तो हेवन में जाएंगे, जो कि ऐसा सही नहीं है। और उनके पिता के मृत्यु का बदला सही नहीं ले पाऊँगा मैं अगर मैं इनको भी ऐसे मार दूँगा, क्योंकि मेरे पिता को टाइम भी नहीं दिया गया था एक पल भी भगवान का याद करने के लिए। तो ये सही एवेंज नहीं होगा अपने पिता के मृत्यु का। और वो खुद कहते हैं किंग से, नाउ माइट आई डू इट पेट, नाउ ही इज़ प्रेइंग एंड नाउ आई विल डू इट एंड सो ही गोज़ टू हेवन। सो वो वहाँ पे डिले कर देते हैं, फिर वहाँ पे वो एक्शन नहीं कर पाते हैं, मतलब अपने पिता को मार नहीं पाते। फ्लंग इट इनटू the misery by his father's death and into a tragic disillusionment by his mother's over hasty second marriage. He is thinking all the time his normal world has been shattered. The duty of avenge forces him to play a role essentially for his own nature.
मतलब यहाँ पे वो दुख में डूबे हुए और सोचते रहते हैं कि उनकी माता की सेकेंड मैरिज के बारे में, कि उन्होंने इतनी जल्दी शादी कर ली। और मतलब दिखाए ना कि हैमलेट ओवर थिंकिंग पर्सन है, मतलब लॉजिक टाइप पर्सन है, मोरल नेचर है उनका और आदर्शवाद है, नैतिक मूल्यों को बहुत ध्यान देते हुए ये सब को के कारण उनका एक्शन करने में बहुत डिले होता है। और वो कहते हैं कि हमारा पूरा जो संसार था, नॉर्मल संसार था, अच्छा खासा जीवन था, वो बिखर गया है। और उनके पिता की मृत्यु का बदला लेना भी उनका बहुत एक पुत्र का कर्तव्य होता है, ये भी होता है। बट अपने कभी माँ के बारे में सोचे, और इनका ऐसा नेचर नहीं था कि वो ऐसे किसी का मर्डर करे और मतलब अपने चाचा का ही मर्डर करें। ये भी उनको एक तरह से रोक रहा था एक्शन को स्टार्ट करने में, एक्शन को डिले करने में। नेक्स्ट पैरा में क्या है, इन द नेक्स्ट सीन हैमलेट गोज टू हिज मदर एंड स्कोल्ड हर नोटिसिंग द सर्टेन ऑफ द वॉल ऑफ द पैलेस। क्या होता है कि वहाँ पे जाते, नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि हैमलेट जाते हैं माँ के कक्ष में और उनको बहुत डांटते हैं। तभी क्या होता है, ध्यान देते हैं कि एक पर्दा होता है जो पैलेस मतलब राजमहल में दीवार से सटे हुए पर्दे होते हैं, उसके पीछे किसी की आहट सुनाई देती है उनको। तो वो वहाँ पे ध्यान देते हैं, लेकिन उसके पीछे कौन रहता है, वो उसके पीछे सोचते हैं कि खो ना हो ये किंग होंगे, मतलब किंग क्लॉडियस होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो मतलब ओवर हेस्टी नेचर है, वो भी माँ की तरह थोड़ा सा मतलब जुनून में आते हैं, जोश में आते हैं। और क्या हो जाता है, वो अपना तलवार निकालते हैं और पर्दे के आगे से ही वो पायर्स कर देते हैं, अंदर मतलब भेदना होता है, घुसाना होता है, भेद देते हैं, जो कि पर्दे के पीछे ना पोलोनियस रहते हैं न कि राजा रहते हैं। तो अब मर्डर होता है पोलोनियस का किसकी जगह पे, क्लॉडियस की जगह पे, जो एक्शन को डिले करने में भी एक कारण होता है। अब इन लॉस द ड्यूरेशन ऑफ प्रोकोस्टिनेशन बिकॉज हैमलेट पुट्स एंटी डिस्पोजिशन, क्योंकि वो प्राचीन व्यवस्था बना के यहाँ पे हैमलेट ने रखा था, जिसके कारण इन लॉज होता है ड्रामा, और फिर वहाँ पे उनको एक्शन करने में डिले होता है। For sometimes the philosophical and moral nature of Hamlet enlarged the duration of delay of his revenge. He preferred the thinking and not his action. As time he thinks where he is. His father is killed and his mother is dishonored, and he has all the excitement of action that can spring from reason and passion. यहाँ पे बताते हैं कि उनका जो मोरल नेचर है, उनका जो मतलब हुआ बताया ना कि जो नैतिक मूल्य का ध्यान देते हुए नैतिक विचारों के होते हैं और आदर्शवाद होते हैं, जो कि एक्शन को डिले करने में, इनलॉर्ज करने में वो मदद करता है। वो थिंकिंग पर्सन है, नॉट एन एक्शन पर्सन है। सोचते रहते हैं कि वो कहाँ हैं, कैसे उनके पिता की मृत्यु हुई और कैसे मतलब उनकी माँ इतनी जल्दी शादी कर ली, और वो मतलब एक प्रकार से अपमान हुआ उनकी माँ के साथ। सब कुछ मतलब सोचते सोचते ही वो ऐसे ही काम मतलब एक्शन को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। हमेशा रीजन मतलब पर्सन ऑफ रीजन टाइप पर्सन है, कि ये एक लॉजिक टाइप पर्सन है, लॉजिक लगाते हैं, यहाँ सोचते हैं ज़्यादा, इसी में वो अपने एक्शन को डिले करते हैं। हाउ स्टैंड आई देन दैट हैव अ फादर किल्ड ए मदर स्टैंड एक्साइटमेंट ऑफ माई रीजन एंड माई ब्लड एंड लेट ऑल स्लीप। यहाँ पे मैंने कोटेशन और लिख रखा है, यू विल लर्न इट। The 7 important soliloquy of Hamlet reflect the highly intellectual and philosophical temperament of Hamlet, and being as excessive moral, being is another support of his delay in action। वही उनका जो मोरल नेचर होता है, टेम्परामेंट स्वभाव होता है, इंटेलेक्चुअल बहुत भावात्मक नेचर के हैं, इस मतलब इमोशनल टाइप पर्सन है, जो कि एक्शन को डिले होता है, ये भी कारण बताया है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आंसर एंड होता है
कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। सो एट लास्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन वी मे कंक्लूड दैट ड्यू टू एक्सेसिव आइडियलिज्म ऑफ द सेंट्रल फिगर ऑफ द हेमलेट, जो कि इस ड्रामा के सेंट्रल फिगर हैं, उनका जो एक्सेसिव आइडियलिज्म होता है, आदर्शवाद होते हैं, वो एक कारण होता है। देयर इज द प्रॉब्लम लाइक डिले और प्रोक्रास्टिनेशन इन द प्ले, इट इज़ द डिले अर्थात रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी एंड सो द स्टोरी ऑफ द प्ले इज द स्टोरी ऑफ द थॉट रेदर देन एक्शन। और हम कह सकते हैं कि ये एक्शन की अपेक्षा, कार्य की अपेक्षा ये विचारों का ड्रामा है, बट यहाँ पे एक्शन होता है बट डिले में होता है। सो ये स्टोरी यहाँ पे ड्रामा यहाँ पे ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। एक और टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसका बनाएंगे और वो भी आप लोग देखिएगा। सो थैंक यू।